हेलो स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है द एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन। ये एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? द एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन shows that with given capital stock and technology, additional labor employed yield diminishes. A profit maximization from higher labor up to the point where the real wage paid equal to MPP. इसे हम डिफाइन करते हैं डी टी बराबर एफ ब्रैकेट डब्ल्यू अपॉन पी बराबर क्या होता है एम पी पी मार्केट प्राइस। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ लेबर एंड रियल वेजेस। ये क्या होता है? इसमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है डिमांड में और रियल जो वेजेस होती है। इसे हम डिफाइन करते हैं एस आई बराबर एफ और डब्ल्यू पी के थ्रू। और जो पॉजिटिव रिलेशन होता है वो होता है सप्लाई ऑफ लेबर एंड रियल वेज के बीच। आज हम यही पढ़ेंगे आप लोगों के साथ कि किन्स ने अपने रोजगार सिद्धांत में कुल पूर्ति की क्रिया अपेक्षा कुल मांग क्रिया को अधिक महत्व दिया है। इन्होंने क्या करा है, जो सप्लाई होती है उससे ज़्यादा क्या हुआ, एग्रीगेट डिमांड के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है। किन्स ने अल्पकाल में कुल पूर्ति को स्थिर मान लिया। इन्होंने कहा है कि जो शॉर्ट टाइम होता है, जो थोड़ा टाइम होता है, उसको इन्होंने क्या मान लिया, स्थिर माना है कि अल्पकाल में जो होते हैं हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। और जब हमारे पास एक लॉन्ग टाइम आता है तो उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम चेंज करते हैं। जैसे कि हाउस होल्ड हो गया हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं उन सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। जो अपनी कैपिटल है उसको भी हम बढ़ा सकते हैं, जहाँ पे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उस प्रोडक्शन का लेवल जो है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। फिर इन्होंने बताया है यहाँ पे कि इसका कारण ये है कि कुल पूर्ति में परिवर्तन पूंजी श्रम की उत्पादकता तथा तकनीकी तत्वों पर निर्भर करता है। जो भी हमारी कुल पूर्ति है, जो सप्लाई है, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि हमारी टेक्निकल सोर्सेज कैसे है, कि हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी है या नहीं है। ठीक है। फिर है इस प्रकार किन्स ने अपने सिद्धांत में कुल पूर्ति क्रिया को स्थिर मानकर संपूर्ण ध्यान कुल मांग क्रिया पर केंद्रित किया। इन्होंने क्या कहा है कि जो सप्लाई है उसको हम क्या कर दें, कांस्टेंट मान लें, और जो हमारी जो डिमांड है उसको हम क्या कर दें, कंटिन्यू कर दें। कुल मांग क्रिया से हम दो बातों पर निर्भर करती है। जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शंस होता है वो क्या होता है, दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। इन्होंने कहा है कि शोज दैट विद द गिवन कैपिटल स्टॉक एंड टेक्नोलॉजी, वो क्या करता है, एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शंस क्या शो करता है कि हमारे पास कैपिटल स्टॉक कैसा है और हमारी टेक्नोलॉजी कैसी है। एंड एडिशनल लेबर एम्प्लॉयड यील्ड्स डिमिनिशेस, और हमारे क्या हो गए, जो हमारे एडिशनल लेबर है एम्प्लॉय, वो क्या हो गए, वो इनकम के कारण क्या हो गए, डिमिनिशेस हो गए हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पे कि उपभोग प्रवृत्ति एवं विनियोग प्रेरणा। ठीक है। फर्स्ट बताया इन्होंने क्या कि उपभोग की जो हमारी प्रवृत्ति है, जो हमारी कंजम्पशन करने की आदत है, फर्स्ट वो है। सेकंड है हमारी विनियोग प्रेरणा। उपभोग मांग तथा उपभोग प्रवृत्ति की हमारी जो होती है, उपभोग मांग क्या होती है और हमारी जो उपभोग प्रवृत्ति है वो क्या होती है। किन्स के रोजगार तथा आय सिद्धांत में उपभोग प्रवृत्ति का विचार काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन्होंने क्या करा, जो हमारा कंजम्पशन है उसके ऊपर क्या करा, काफ़ी महत्व डाला, किंतु उतना नहीं है जितना इस नियम पर आधारित है। इन्होंने कहा कि इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इस नियम के अकॉर्डिंग है। तो कुल उपभोग भी बढ़ता है किंतु उतना नहीं बढ़ता जितनी की आय बढ़ती है। कई बार हम देखते हैं कि हमारी इनकम बढ़ी, तो आप लोगों को क्या होगा, अगर आपकी इनकम बढ़ गई तो ऐसा तो नहीं है कि आप एकदम से अपने खर्चे भी बढ़ा दोगे। क्यों? क्योंकि आपको क्या है, उसी टाइम टेबल जो आप पहले चल रहा था उसी के अकॉर्डिंग क्या करोगे, अपने खर्चे करते हो। धीरे धीरे आपको क्या होगा, जब आपकी इनकम बढ़नी स्टार्ट हो जाती है तो धीरे धीरे क्या होता है, आपके कंजम्पशन भी बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। पर एकदम से ऐसा नहीं है कि एकदम से आपकी इनकम बढ़ी और एकदम से इनकम के अकॉर्डिंग क्या हुआ, आपके सारे के सारे खर्चे बढ़ गए हैं। तो इनकम धीरे धीरे बढ़ेगी तो आपके खर्चे भी क्या होंगे, वो भी आपके धीरे धीरे बढ़ेंगे। फिर बात करते हैं कि आय और व्यय में इस अंतर को कम करने के लिए दो उपाय किया सकते हैं। कि हमारा जो इनकम है वो तो एकदम से बढ़ गई और व्यय एकदम से नहीं बढ़ा, तो उस अंतर को जो समाप्त करने के लिए क्या कहा, इन्होंने दो उपाय करे हैं। या तो उपभोग मात्रा में वृद्धि की जाए अथवा विनियोग में क्या करा जाए, या तो हम अपना उपभोग जो कंजम्पशन है उसको बढ़ा दें, या हमारा जो इन्वेस्टमेंट का पर्पज़ है हम उसको बढ़ा दें। उन दोनों में से जिसे भी बढ़ाएंगे हम एक को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए कहा है इन्होंने कि डी टी बराबर एफ डब्ल्यू पी बराबर एम पी पी होता है, जिसे हम मार्केट प्राइस कहते हैं। कि इनका जो रिलेशन होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है बिटवीन डिमांड और लेबर के बीच और रियल वेज के बीच। विनियोग अथवा विनियोग प्रेरणा क्या होता है, विनियोग और क्या होता है विनियोग प्रेरणा, ये भी हमें पता होना चाहिए। कि इन्वेस्टमेंट फंक्शन और इन्वेस्टमेंट टू द इन्वेस्टमेंट क्या है। कि किन्स के सामान्य सिद्धांत में विनियोग का महत्व, जो किन्स का जो नॉर्मल एक सिचुएशन है उसमें जो इम्पोर्टेंस दी गई है वो किसको दी गई है, इन्वेस्टमेंट को दी गई है। किन्स के अनुसार विनियोग से आशय
सदा वास्तविक विनियोग से है। विनियोग क्या है? जो हमने कर रखा है, जो हमने रियल में कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा है, उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक विनियोग कहते हैं। जो लोगों को अतिरिक्त रोजगार प्रदान करता है, यह करता है क्या कि लोगों को क्या होता है? एडिशनल क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट देता है, उन्हें रोजगार देने का काम कौन करता है? किन्स का सिद्धांत। वास्तविक विनियोग से अभिप्राय नए भवनों और कारखानों का निर्माण करना है। जो हमारा रियल इन्वेस्टमेंट है वो क्या है कि हम क्या करें? प्रोडक्शन के लिए अपना क्या करें? बहुत ज़्यादा मतलब कि एक हाउस होल्ड बना सकते हैं एक तरीके से, किन्हीं कारखानों का निर्माण करें हम, जैसे यातायात की जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हम उसको बढ़ाएं मैक्सिमम से मैक्सिमम, जो हमारी कैपिटल है वर्तमान में उसको हम बढ़ाने की कोशिश करें, जो वस्तुओं के भंडार हैं उसको बढ़ाएं। विनियोग को प्रभावित करने वाले तत्व बहुत सारे हैं, उसमें है मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, फर्स्ट है आपका, सेकंड है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये दोनों क्या होते हैं? हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है इसको बढ़ाने का काम करते हैं। थर्ड आता है हमारे MEC, जिसे हम क्या कहते हैं? पूंजी की सीमांत उत्पादकता। पूंजी की सीमांत उत्पादकता से अभिप्राय नए पूंजी संपत्ति द्वारा लगातार लागतों को निकालकर प्राप्त होने वाली अधिकतम भावी आएगी। हमने क्या करा? हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट को जब हम बनाएंगे और जब उसमें क्या करेंगे? कुछ ना कुछ कॉस्ट आती है, उस कॉस्ट को हम क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं। तो उसके बाद जो उस प्रोडक्ट की वैल्यू आती है वही हमारा क्या हो जाता है? प्रॉफिट। हम उसे मान के चलते हैं। इस परिभाषा में दो तत्वों का पता लगता है। ये जो बता रखा है ना, SI बराबर FWP और DT बराबर, इससे क्या होता है? हमारे दो एलिमेंट्स होते हैं वो डिफाइन किए जाते हैं कि हमें पूंजी की सीमांत इकाई अथवा अतिरिक्त इकाई पर ध्यान देना चाहिए। जो भी हमारी पूंजी है, जो भी हमारी कैपिटल है, उसकी जो अतिरिक्त इकाई है उसके ऊपर क्या करना चाहिए? हमें ध्यान देना चाहिए। फिर सेकंड बात बताइए ना कि पूंजी संपत्ति की भावी आय और पूंजी संपत्ति की पूंजी कीमत, दोनों के ऊपर हमें क्या करना चाहिए? ध्यान देना चाहिए। फिर है हमारा सेकंड आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या होता है? किन्स के अनुसार विनियोग को प्रभावित करने वाला जो दूसरा कारक है वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट। हम जिसे बोलते हैं कि ब्याज एक निश्चित समय के लिए तरलता परित्याग होता है। कि ब्याज क्या होता है? जो भी हमारी लिक्विड होती है, जब हम किसी लिक्विड का सेक्रीफाइस करते हैं तो लिक्विड का जो सेक्रीफाइस किया जाता है, तो लिक्विड का सेक्रीफाइस करने के बदले में हमें क्या मिलता है? कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, लिक्विड का सेक्रीफाइस कैसे हुआ कि हमें लिक्विड की नीड थी और उस लिक्विड को हम यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने इंटरेस्ट के कारण क्या कर सकता है? किसी को पैसे उधार दे रखे हैं। ठीक है, फिर इन्होंने बताया है कि एक व्यक्ति अपनी आय को तरल साधन के रूप में निम्नलिखित 3 कारणों से रखना चाहता है। पहला तो क्या है? लेन देन के ट्रांजेक्शन्स का जो मीडियम होता है उसके द्वारा रख सकता है। दूसरा क्या होता है कि हमारे यहाँ पे इन फ्यूचर कोई संकट आ जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, उसके लिए रख सकता है। तीसरा क्या रख सकता है? हम सट्टेबाजी के उद्देश्य से भी रखते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन्स के एम से, सेकंड सट्टेबाजी के उद्देश्य से रख सकते हैं और थर्ड हमारे पास कोई इमरजेंसी आ जाए उसके एम से। फिर है किन्स ने कहा है कि इसमें से प्रथम 2 उद्देश्य बहुत कुछ स्थिर रहते हैं। कि प्रथम वाला क्या रहता है? स्थिर रहता है कि हम क्या करें, हमारे ऊपर हमें लेन देन का उद्देश्य पड़ जाए कोई, या दूसरा हमारे पास कोई संकट आ जाए। ठीक है, किंतु तीसरा उद्देश्य बहुत अस्थिर है, उसका क्या है? वो फिक्स्ड नहीं है। क्योंकि सट्टेबाजों की प्रवृत्ति मुख्यतः ऋणदाताओं की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। जो सट्टेबाज होते हैं उनकी जो प्रवृत्ति होती है वो ऋणदाताओं की क्या होती है? मनोवृत्ति के ऊपर डिपेंड करती है। इस प्रकार किन्स ने कहा कि ब्याज की दर के 2 निर्धारक तत्व होते हैं। जो ब्याज की दर होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसके क्या होते हैं? 2 निर्धारक तत्व होते हैं। एक होता है सट्टेबाजी की प्रवृत्ति और दूसरा होता है हमारा मुद्रा की प्रवृत्ति। फिर क्या है? MEC एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जिसे हम कहते हैं पूंजी की सीमांत उत्पादकता अथवा ब्याज की दर। कि पूंजी की सीमांत उत्पादकता और ब्याज की दर हमारी क्या होती है? हमें स्पष्ट है कि पूंजी की सीमांत उत्पादकता तथा ब्याज की दर किसके द्वारा निर्धारित होती है? विनियोग की। इन्वेस्टमेंट हमारा कैसा है? ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए है, या एक मिडिल टाइम के लिए है, थोड़े टाइम के लिए है, वो इस चीज़ के ऊपर भी हमारा क्या होता है? इंटरेस्ट डिपेंड करता है। एक उद्यमी विनियोग करते समय पूंजी की सीमांत उत्पादकता की ब्याज दर से तुलना करता है। जो उद्यमी होते हैं, जो एंटरप्रेनर होते हैं, वो क्या करते हैं? जब अपनी कैपिटल कहीं पे लगाते हैं तो वो क्या करते हैं? ब्याज से उसका कंपैरिजन करते हैं। जब तक पूंजी की सीमांत उत्पादकता ब्याज की दर से अधिक होती है, उद्यमी क्या होता है? विनियोग करता रहता है। वो इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ेगा। ठीक है, हमें लग रहा है कि हमने इतनी कैपिटल लगाई, उतनी कैपिटल के ऊपर हमारा क्या हो रहा है? इंटरेस्ट बढ़ के मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे? मैक्सिमम से मैक्सिमम इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा हो सके। किन्स का यह विचार है कि विनियोग पर ब्याज की दर की अपेक्षा पूंजी की सीमांत उत्पादकता का अधिक प्रभाव पड़ता है। कि विनियोग पर क्या है? सीमांत उत्पादकता का अधिक प्रभाव पड़ता है। इसका कारण यह है कि पूंजी की सीमांत उत्पादकता उद्यमियों की क्या होती है? मनोवृत्ति के ऊपर निर्भर करती है। किसके ऊपर? कि उनकी मनोवृत्ति, उनकी इच्छा कैसी है, उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। इस प्रकार केवल ब्याज की दर कम करने से ही विनियोग नहीं बढ़ पाता। अगर
क्या करेंगे, हमने क्या करा, ब्याज की जो दर है वो कम कर दिया, तो उससे हमारा विनियोग नहीं बढ़ पाता, क्योंकि यदि लाभ की आशा कम है तो शून्य ब्याज दर पर भी लोग विनियोग करने के लिए तत्पर नहीं होंगे। हमें लग रहा कि हमें कहीं से प्रॉफिट नहीं है तो हम क्यों इन्वेस्ट करेंगे, भाई हम तो अपने पास ही रखेंगे उस चीज़ को, अगर प्रॉफिट होगा तभी तो आप लोग इन्वेस्ट करते हैं कहीं पर। तो इन्होंने बताया है कि सार्वजनिक विनियोग अथवा सार्वजनिक व्यय में वृद्धि कैसे की जा सकती है। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट हो चुका है कि मंदी की स्थिति में आय तथा व्यय के अंतर को कम करने के लिए न तो उपभोग में वृद्धि करना संभव है और न ही निजी विनियोग द्वारा इसमें कमी की जा सकती है। अतः ऐसी स्थिति में मंदी या बेरोजगारी से लड़ने के लिए सरकारी काम ही एक महत्वपूर्ण अस्त्र होता है। जो हमारे गवर्नमेंट वर्क करती है वही एक अस्त्र होता है, जिसका नियंत्रण पूर्ण रूप से सरकार के हाथ में ही होता है। मंदी के समय सरकार सार्वजनिक निर्माण कार्य में रुपया व्यय करके नियंत्रण को बढ़ा सकती है, इसके ऊपर कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, थैंक यू।